कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जरूर देख लें। आज के शॉर्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनर्जी को डील आउट करेंगे कि एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग एक इनफिनाइट पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ें और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी एक शेल के अंदर लेकर आए तो क्या एनर्जी रिलीज होगी, क्या एनर्जी यूटिलाइज होगी, आखिर क्या होगा ऐसा। दोस्तों जब हम लोग बाहर किसी इनफिनाइट पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं किसी शेल के अंदर तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को जब एक शेल से निकालना होता है तो हम लोगों को एक फोटोन देना होता है और इस फोटोन यानी एनर्जी यानी लाइट पार्टिकल से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी यही होता है, एक्सरेज के फिनोमेना के अंदर भी यही होता है। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, एक इनफिनिट पॉइंट से अगर इलेक्ट्रॉन अपनी वापस लोअर शेल के अंदर आएगा तो वो जरूर एनर्जी को रिलीज करेगा और दिस एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी और रिलीज होगी हमेशा ये एनर्जी। दोस्तों अगर तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें निकालनी है तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम लेना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। याद करो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक वर्क डन से निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के, और वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब आपकी ये बैक मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो रेडियस की कैलकुलेशन है वो निकाली हुई है तो उसके अंदर हम लोगों ने फोर्स का एक फॉर्मूला निकाला था। वो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था कूलम्ब्स लॉ की मदद से, और कूलम्ब्स लॉ कहता था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। उसके अंदर हम लोगों ने K की वैल्यू यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट पुट की थी और Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जो एटॉमिक नंबर होता है उसको ऐड किया था और हम लोगों ने एक फोर्स का फॉर्मूला बना लिया था, दैट वाज Z² 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन क्या इंडिकेट करना है, माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी रिलीज आउट होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर आएगा। R के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो कि पोटेंशियल एनर्जी का बनेगा वो है ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R विद अ नेगेटिव साइन व्हिच इंडिकेट्स कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही। लेट्स मूव ऑन। अब अपने पुराने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम लोगों ने कहा था कि टोटल एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के। भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv², नॉर्मल सा फॉर्मूला है। लेकिन एक मिनट, चलो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन था पोटेंशियल एनर्जी का उससे फिर हमारी जो टोटल एनर्जी वो पॉजिटिव की जाए नेगेटिव साइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप लोग देख सकते हैं 1/2 mv² माइनस ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R हमारे पास फाइनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ एटम बन चुका है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बन चुका है। लेकिन यहाँ पर एक आपको चीज नोट करनी है, वो चीज ये नोट करनी है कि mv² को अब हम लोगों ने थोड़ा डील आउट करना है और मास और वेलोसिटी को जरा देखते हैं। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने रेडियस की कैलकुलेशन के अंदर जो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको रिलेट किया था अपने कूलम्ब्स फोर्स के साथ और हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग mv² की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो mv² ओवर R क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियस की कैलकुलेशन में समझाया था सारा, इज इक्वल टू ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दोनों फोर्सेज है, एक कूलम्ब्स फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। R के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा mv² और mv² की क्या वैल्यू आ गई, ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R। और पीछे अगर आप देखो तो हम लोग यही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी यानी mv² की जगह लिखना पसंद करेंगे। तो ये देखो ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R मैंने वैल्यू पुट कर दी विद काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग थोड़ा सा फिलोसफिकल यानी थोड़ा सा डीप थिंकिंग के अंदर जाते हैं और लेट सपोज मैं आपसे कह लेता हूँ थ्योरेटिकल वैल्यू है ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू है 20। क्या है वैल्यू, 20। अब मैं अगर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 माइनस अभी मैंने वो बताया था ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू हम लोगों ने लेट कर लिया 20, तो 10 माइनस 20 क्या आएगा, -10। यानी अब हम लोग एक छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करें तो रिजल्टेंट आंसर भी माइनस के अंदर आना चाहिए। और हम लोग जो छोटी वैल्यू जिसके अंदर से माइनस करें वो हाफ है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वैल्यू, या जो बड़ी वैल्यू जिसके जो माइनस हो रही है वो डबल है एज कंपेयर टू वो वाली वैल्यू जिससे हम लोग माइनस करें। यानी अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि ZE² 1/2 मल्टीप्लाई ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R माइनस ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू माइनस के साथ आएगी तो ये गलत नहीं होगा। माइनस ZE² 4 एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या आंसर आएगा, माइनस ZE² 8 एप्सिलॉन नॉट R। अगेन ये कैसे हुआ, हम लोगों ने हाफ वैल्यू को
फुल वैल्यू में से माइनस किया तो हमारे पास हाफ वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ गई। इतनी सी बात है, और कोई इसके अंदर बड़ी लॉजिक नहीं है। यानी 1/2 बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई हुआ था और कोई लॉजिक इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को याद हो, इसके अंदर हम लोग देखें क्या हमारे पास सारे कांस्टेंट्स आ चुके हैं। Z तो कांस्टेंट रहेगा, E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन R यहां पर चेंज होगा। फर्स्ट शेल के लिए अलग, सेकंड शेल के लिए अलग, थर्ड शेल के लिए अलग, फोर्थ शेल के लिए अलग। तो हम लोग इसको भी कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको डेरिवेशन ऑफ रेडियस याद हो तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आता था a नॉट n स्क्वायर ओवर g, और a नॉट की वैल्यू होती थी एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर ओवर z पाई m e स्क्वायर। यही R की वैल्यू अब हम लोग पुट करने वाले हैं अपनी पुरानी इक्वेशन के अंदर। आप लोग इस वैल्यू को अच्छे से याद कर लो। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर इज इन द न्यूमरेटर। वहां पर जब मैं ये पुट करूंगा तो आप लोग देख सकते हो मेरी वीडियो के अंदर ये एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर हम लोग पुट कर चुके हैं। फिर डिनोमिनेटर के अंदर क्या था, z पाई m e स्क्वायर, क्या था z पाई m e स्क्वायर। और यहां पर भी आप देख सकते हो कि z पाई m e स्क्वायर को हम लोग, क्योंकि वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन रहा था, हम लोग इसको न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कटिंग कुटिंग करके वैसे इसके अंदर कोई कटिंग तो होती नहीं है। हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z से मल्टीप्लाई होकर z स्क्वायर बना देगा, e स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर e पावर 4 बना देगा, और m एज इट इज आ जाएगा, और पाई आपस में कैंसिल हो जाते हैं। पाई और पाई बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर आपका सारा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एज इट इज बचा रहता है। ये जो अब सारी चीजें हैं जिसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, Z आ गया, E आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 8 आ गया, पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, या H आ गया, यानी जिसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, ये सारी कांस्टेंट चीजें हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऊपर नीचे हो सकती है। अगर ये सारी की सारी कांस्टेंट चीजें तो हम लोग इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके एक कांस्टेंट के बराबर लेकर आ सकते हैं। उस कांस्टेंट को हम लोग K की वैल्यू देते हैं, और उस K की वैल्यू हम लोग रखते हैं 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, या 13-12 किलो जूल्स पर मोल। याद रखिएगा यूनिट डिफरेंट है, एक के अंदर किलो जूल पर मोल है, एक के अंदर जूल पर एटम है। एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो पर मोल और पर एटम, जूल और किलो जूल बोथ आर डिफरेंट यूनिट्स। ओके, माइनस का साइन इंडिकेट करे कि एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती जब एक इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन आता है। आज की इस वीडियो का आपके पास होमवर्क है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एल शेल के अंदर आपने हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना है इन बोथ द यूनिट्स के अंदर कर लो, ज्यादा बेहतर है। एक यूनिट के अंदर कर लो और भी बेहतर है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ना करना इससे तो बेहतर है कुछ भी प्रैक्टिस कर ली जाए। आप लोग ये कैलकुलेट कर लो, के की वैल्यू आपने डालनी है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम, या 13-12.8 को डालो ना डालो, 13-12 जरूर डालना किलो जूल पर मोल। उसके बाद आपने n की जगह एल शेल के अंदर n की क्या वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है, ये भी मैंने बता दिया। तो 2 2 4 होता है। जब आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आना चाहिए आपका, और आप लोग आंसर वो कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर सही निकाला है कि गलत निकाला है। याद रखिएगा कैलकुलेटर का जो इस्तेमाल है वो सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि एमडी कैट ने आपको कैलकुलेटर की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि आपकी कैलकुलेशन और भी ज्यादा अच्छे से हो जाए, और अगर आपसे ये कैलकुलेशन नहीं हो रही किसी भी तरीके से तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट कैलकुलेटर इन जैसी खतरनाक कैलकुलेशंस को करने का क्या तरीका होता है, और इजी मेथड में हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर और बोहर्स एटॉमिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।